नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है इस बार। ठीक है। जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा और आपने फॉर्म भी अभी तक अप्लाई कर दिया होगा। अगर अप्लाई नहीं किया है तो आपको सरकारी रिजल्ट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो बीएड का सिलेबस दिया गया है मैंने पहले उसके बारे में बता देना है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में हम क्या करेंगे। इसके बाद हम आगे किसी तरीके से कैसे आगे प्रोसीड करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ये मैं बता दूं कि ये सारे कोर्सेज जो होंगे वो हमारा फ्री होंगे। ठीक है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ में कुछ मॉडल पेपर भी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट जो है आपका, आपको पता होगा कि ये दो पार्ट में होता है। पहले पार्ट में क्या होता है कि जनरल नॉलेज जिससे 50 क्वेश्चन होते हैं, ये 100 मार्क्स के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। और दूसरे में आपको लैंग्वेज होता है जिसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चुनना होता है। हालांकि में हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे हिंदी को। ठीक है। हिंदी को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इंग्लिश के भी कुछ यहाँ पे चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इंग्लिश के जो होंगे यहाँ पे हम प्रेफरेंस कम देंगे। हिंदी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको हम यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। दूसरा हमारा जो होगा वो पार्ट सेकंड होता है जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें मेनली रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैथ के 2-4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक। इसके बाद सेकंड वाले पेपर में आप क्या क्या होता है कि साइंस, आर्ट या कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर में से किसी एक को चुनना होता है। ठीक है। जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल जो है 2 मार्क्स पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 200 मार्क्स के, यानी 400 मार्क्स का आपका टोटल का पेपर होता है। ठीक है। इसके बाद ये मैं पहले वीडियो में डिस्कशन कर दे रहा हूँ, अगले वीडियो में डिस्कशन नहीं करूंगा। ये पहला पेपर भी 3 घंटे का होता है और दूसरा पेपर भी 3 घंटे का होता है, 9 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच में ये आपका पेपर होता है। ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये जरूरी भी था। अब हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, यानी जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे वे क्वेश्चन शामिल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उससे रिलेटेड है, यानी पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। ठीक है। तो आज हम जनरल नॉलेज करेंगे, फिर किसी दिन हम हिंदी या फिर इंग्लिश के कर लेंगे, फिर किसी दिन हम यहाँ पे रीजनिंग के भी प्रश्न करेंगे और यहाँ पे आर्ट के भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आर्ट वालों को हम यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस हमारा होगा साइंस के। जिस तरीके से भी स्टूडेंट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा जो जनरल नॉलेज है जो कि जीके का आता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप अच्छे तरीके से मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ये अच्छा गेनिंग है ऑप्शन आपके लिए। तो पहला प्रश्न आपका है कि दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था। मैं आपको 2 सेकंड का मौका दूंगा, 2 से 5 सेकंड का। आप उसमें सोचिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद आपने आंसर लिखिए, मैं बताऊंगा। ठीक है। देखिए, दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था। आपने आंसर देख लिए होंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अकबर। ठीक है। तो दीन ए इलाही के संस्थापक कौन था, अकबर थे। अब कैसे थे इनके बारे में हम जानकारी भी थोड़ी सी यहाँ पे लेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है चीजें कि पहली बात तो यहाँ पे है कि दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहली बात। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि अकबर जो है, अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है कि 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान ने सिंहासन पर बैठाया और उसे शहंशाह घोषित किया था। ठीक है। 13 वर्ष के अकबर को। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ में अकबर को उनकी कई उपलब्धियों के कारण महान उपनाम दिया गया था, जिनमें एक है अजेय सैन्य अभियानों का उनका रिकॉर्ड था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है कि अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान ने उनको सिंहासन पर बैठाया और इसके साथ ही साथ में अकबर को उनकी उपलब्धियों के कारण महान उपनाम से भी पुकारा जाता है। ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। देखेंगे अगला है कि ब्रोमीन तत्व का प्रतीक क्या है। ब्रोमीन का आपको प्रतीक पूछा गया है, ये आपको बताना है। अब आपको अगर तत्व याद होंगे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे 118 तत्व जो हैं वो मुझे याद है, लेकिन वो उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं। ठीक। कुछ प्रतीक होते हैं जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, सोडियम का हो गया। इन सब प्रतीकों को एक बार देख लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। उनके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बी आर आपको पता ही होगा। ठीक। इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, मैं बात करूं तो बेरिलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 4 है।
यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोरान एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है और प्रतीक बी है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें इंफॉर्मेशन चीजें नहीं है, जो इन्फॉर्मेटिव चीजें होंगी मैं आपको खुद बता दूंगा। अगला मैं देखता हूँ कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला हमारा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। आपके ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिनेवा, रोम, मनीला या लंदन। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। अब जिनेवा में है, इससे संबंधित हम कुछ और तथ्य भी देख लेते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने का उद्देश्य हमारा नहीं होगा, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होंगे जिसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, मैं बात करूं तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निपटाता है। वहीं मैं बात करूं तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। अगली बात क्या है कि 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य कार्य की बात की तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। 1 जनवरी 1995, ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में इसको रखते हैं। विश्व व्यापार संगठन व्यापार समझौते का प्रशासन करना, व्यापार वार्ता के लिए मंच तैयार करना, व्यापार विवादों को संभालना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको कई कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी हैं, जैसे कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो जो इससे रिलेटेड मुझे प्रश्न जो याद आएंगे जो कि पूछा गया है तो मैं बता दूंगा। 2 फरवरी को यहाँ पे वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो 24 जनवरी को जो है यहाँ पे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके संबंधित कुछ तथ्य भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस भेदभाव को कम करने के लिए कि कई अभियान कार्यरत, जैसे जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिए मुफ्त रियायती शिक्षा आदि तमाम प्रकार के जो है चलाए गए हैं अभियान। ठीक है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिया गया है। आगे प्रश्न पे हम यहाँ पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी इसको हमने एक तथ्य के माध्यम से, एक वर्ड के माध्यम, एक सेंटेंस के माध्यम से भी समझा था कि ईट पर नाच। ठीक, ईट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक, टी फॉर टॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, एंड न फॉर न्यूट्रॉन, और च फॉर चैडविक। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस तरीके से भी हमने बचपन में भी याद किया था, कच्छ क्लास और 9th और 10th में याद किया था। ठीक, इसको हम आगे यहाँ पे देखेंगे। जैसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं कि नील बोर्स ने जो है हाइड्रोजन परमाणु संरचना और उसका स्पेक्ट्रम जो है खोजा था 1913 में। इसके साथ ही साथ में विल्हम रोएंटगेन ने एक्सरे की खोज किया था, ठीक, 1895 में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। और गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी 1886 में। इसके साथ ही साथ में जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत खोज किया था। इसमें जॉन डाल्टन को आप यहाँ देख लीजिएगा और विलियम रोएंटगेन ने को देख लीजिएगा एक्सरे की खोज। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला हम अपना देखेंगे। अगला जो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार असम राज्य का था। असम राज्य के थे भूपेन हजारिका। ठीक, तो भूपेन हजारिका जो है वो असम राज्य के हैं। इससे संबंधित अगर कुछ तथ्य होंगे तो देखेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। आपको पता होगा कि पहले क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, जिसमें सभी वायुवीय घटनाएं जो है हमारे पृथ्वी पर जितना भी वातावरण से संबंधित घटनाएं होती है वो घटित होती है क्षोभ मंडल में। ये क्षोभ मंडल हमारा सबसे निचली परत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको जान लेने बहुत जरूरी है, जैसे कि देखिए वायुमंडल की विभिन्न परतें नीचे सूचीबद्ध जो है दी गई हैं। जैसे तापमंडल क्या है, तापमंडल जो है, चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को यहाँ पे देखेंगे। मध्यमंडल में उल्काएं जो है जलती हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और तापमंडल में जो है अरोरा और उपग्रह पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। समताप मंडल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिनको अवशोषित करती है, ठीक है, समताप मंडल। और ओजोन परत भी इसमें पाई जाती है, यानी O3, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ में आयन मंडल को भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको रेडियो संचार संभव बनाता है। आयन मंडल किससे संबंधित है? रेडियो संचार से संबंधित। समताप मंडल ओजोन परत और परावैंगनिक किरणों से संबंधित है। मध्य मंडल में क्या होती है? उल्का पिंडें जो होती हैं वो जलती हैं। और ताप मंडल में उपग्रह और अरोरा पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब अगला हमारा है कि लोकसभा की जो है पूछे गए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये है मीरा कुमारी। ठीक, मीरा कुमार जो है ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इसके संबंधित कुछ तथ्य अगर हम होंगे तो ये इसके आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अगला हमारा प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है? जीवाणु रोग का उदाहरण आपसे पूछा गया है। इसमें आपके जो उदाहरण दिए गए हैं, पोलियो दिया गया है, ठीक, इबोला, टाइफाइड, हाइपेटिस सी, ठीक है, हाइपे हेपेटाइटिस सी। तो टाइफाइड जो है ये क्या है? जीवाणु रोग का एक उदाहरण है। इसकी सूची भी आपको यहाँ पे अगर दी गई होगी तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करा देता हूँ, अदरवाइज देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे। नहीं दी गई है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 29 जो अनुच्छेद है ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। इससे संबंधित जो है कई अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ये 14 है। 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, बाल श्रम, ये 22 है। ठीक, कारखानों में नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो उनको दंड भी दिया जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को बालाश्रम नहीं कर सकते हैं। ये सब तरीके जो है इंपॉर्टेंट है, 17, 14, 21 और 22। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली। अगला प्रश्न हमारा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, कुमायूं हिमालय आपसे पूछा गया है। तो सतलुज और काली, जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, देखिए कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं नदियाँ, जैसे काली और तीस्ता जो नदियाँ हैं ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तीस्ता और दिहांग जो है वो असम हिमालय के अंतर्गत आती है। वहीं सिंधु और सतलज जो है वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। और सतलज व काली ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सतलुज एवं काली नदियाँ ये कुमायूं हिमालय, सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, तीस्ता और दिहांग असम हिमालय, और काली एवं तीस्ता नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप काफी बार पूछा गया है एग्जाम में आपके, तो फुटबॉल से संबंधित ये कप है। ठीक, हम यहाँ पे आके आगे देखेंगे। किस देश की 3 राजधानियां हैं? किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो आपको सभी को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा मात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। वो 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, आइए उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 3 राजधानियां आपकी, पहली है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया, तीसरी है ब्लूमफोंटेन। ठीक, ये 3 राजधानियां हैं। इनके बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे। अगर देखें तो एक बार यहाँ पे एक संसद, केप टाउन हो गया, प्रिटोरिया हो गया और ब्लूमफोंटेन, ये 3 राजधानी आपको अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं अब आगे देखूं तो अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन आपके पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य या फिर महावीर? तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वो महावीर थे। अब इनका समय काल क्या था, कितने ईसा पूर्व से था, उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं, मैं बताता हूँ। देखिए, महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन चीजें या तो एक ही समय में हो रही होती है या अभी हो रही हैं। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने एक ही समय में अपनी शिक्षा का प्रचार किया, इसलिए एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी शिक्षा का जो प्रसार प्रसार है एक ही समय में किया था, इसलिए ये समकालीन माने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से क्या भारत में स्वर्ण क्रांति से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा।
एम एस स्वामीनाथन से संबंधित जो है हरित क्रांति के जनक जो है माने जाते हैं, इनसे भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न मुझे याद आते हैं इसके ड्यूरेशन में, मैं उसको डिस्कशन कराता चलूंगा। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित जो है, तो आपको पता होगा कि जो शहद है वो स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें और भी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप कि मैंने इसमें शामिल किया है। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे चीज़ें हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब को जो है ये 5 नदियों के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। इनसे इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ कहाँ उनका उद्गम स्थल है। देखिए, नदियों की मैं बात करूँ तो व्यास है, चिनाब है, झेलम है, रावी है और सतलज। ये 5 नदियां हैं जो कि आपके पंजाब से होकर बहती है। व्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। सतलज की मैं बात करूं तो सतलज जो है वो कैलाश पर्वत तिब्बत से निकलती है। वहीं रावी की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला से निकलती है। वहीं व्यास की मैं बात करूं तो व्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है। चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और झेलम जो है वो पीर पंजाल की तलहटी में स्थित वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरीनाग से किसका उद्गम स्थल है? तो ये झेलम का है। ठीक, और सतलज का भी इंतजार जो है रख लीजिएगा कि कैलाश पर्वत तिब्बत से निकलती है सतलज नदी। ठीक, अगला हमारा है कि भारत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो भारत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जून में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैं बात करूं तो पर्यावरण दिवस हर बार जो है 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। इसके साथ ही साथ में पहली बार 1974 में आयोजित किया गया था पर्यावरण दिवस। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? केवल एक पृथ्वी। जबकि वहीं बात करूं 2022 की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी ही है। ठीक है, मेजबान देश स्वीडन है 2022 में, इसको भी ध्यान रखने का, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला मैं बात करूं निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? एमजी गांधी, यानी महात्मा गांधी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वहीं मैं अगला प्रश्न जो है बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं और उनके लेखक भी आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था। और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है ये पूछना का कम हो गया है, नहीं पहले बहुत पूछते थे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब इसको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल, जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं सांची का स्तूप, जो कि काफी महत्वपूर्ण स्तूप है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक ने करवाया था। सांची की स्तूप आपको पता भी होगा। और इससे संबंधित अगर मैं बात करूं कुछ तथ्यों की, तो सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, एक बौद्ध परिसर है। ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध परिसर है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दूसरी बात, ठीक है, इससे सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और सांची स्तूप के रूपांकन को 200 रुपए के एक नए नोट में देखा जा सकता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 200 रुपए का जो नया नोट है उसमें सांची के स्तूप दर्शाया गया है। सांची के स्तूप अशोक के द्वारा एक बौद्ध परिसर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सबसे पुरानी पत्थर से जो है संरचना माना जा सकता है। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है शामिल किया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो है, ये हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित ये तथ्य है। इससे संबंधित अगर मैं कुछ यहाँ पे बात करूँ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। यह नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अगर आपके
मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तब। ठीक, इस चीज को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हालांकि आज के प्रश्न में हम यहाँ पे थोड़ा से कम प्रश्न शामिल करेंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड भी हमने प्रश्न जो है काफी कर लिए हैं, तो 50 के अप्रॉक्स हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एक एक प्रश्न को, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 प्रश्न किए होंगे, लेकिन उनसे संबंधित कई तथ्य थे जो कि हमने देखे हैं। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो प्रॉपर वे में होगा, हम 50-50 प्रश्न को लेकर एक एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पूरा सेशन चलेगा, और जब तक पेपर नहीं होता, अप्रैल में आपके लास्ट अप्रैल तक पेपर है। ठीक है, 24 आई थिंक 24 अप्रैल को पेपर है। तो इस पेपर को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, और आई होप कि अगर आपको वीडियो कैसा लगता है वो आपका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, जो कोई भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन है उससे संबंधित आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको एक कोलैब करके एक पीडीएफ फाइल में बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।